वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। मैं आपके समक्ष एक अत्यंत समीचीन समसामयिक मुद्दा के विश्लेषण के लिए मुखातिब हूं। इस करंट अफेयर का टाइटल है कि क्या भूटान भारत में शामिल होगा, अर्थात क्या भूटान भारत का 29वां राज्य बनेगा। यह मुद्दा आज अत्यंत प्रासंगिक हो उठा है और उसकी कई परिस्थितियां हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भूटान भारत में शामिल होकर भारत का 29वां राज्य बनेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को सुनने में यह अटपटा लगे, लेकिन परिस्थितियां इसी ओर इंगित करती हैं। आज मैं इस मुद्दे का गहन विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस मुद्दे से जुड़े सभी प्रश्नों का मैं उत्तर आपको दूंगा कि भूटान भारत में शामिल होगा या नहीं, अब तक भूटान भारत में क्यों नहीं शामिल हुआ, भूटान भारत में कब शामिल होगा, अब तक शामिल अगर नहीं हुआ तो भूटान के भारत में शामिल होने के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं का समाधान क्या है, भूटान के भारत में शामिल होने से भारत को क्या लाभ है। इन सभी मुद्दों के विश्लेषण के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, किंतु एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपया कर इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए यह 1-2 सेकंड का मैटर है, लेकिन इससे हम लोगों को काफी सहूलियत की प्राप्ति होगी। इस चैनल में हमेशा आपको डिफरेंट टाइप्स के एजुकेशनल और करंट अफेयर्स के वीडियोज मिलेंगे। राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भूटान भारत में शामिल होकर भारत का 29वां राज्य बनेगा। हो सकता है सुनने में यह कुछ लोगों को अटपटा प्रतीत हो, लेकिन परिस्थितियां इसी ओर इंगित कर रही हैं। आजादी के समय भारत के पास एक मौका था भूटान को भारत में शामिल करने का। जिस प्रकार से आजादी के समय 562 अर्थात 562 देशी राज्य यानी प्रिंसली स्टेट्स थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके सभी को धीरे धीरे करके शामिल कराया गया था। अगर उसी प्रकार से भूटान को भी उस समय शामिल करा लिया गया होता तो आज यह परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। भूटान की सीमा तीन ओर से भारत से लगती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तीन ओर से घिरे हुए हैं और एक और चीन है। चीन भारत के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है। भारत को नुकसान पहुंचाने, भारत की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने, भारत की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है। इस परिस्थिति में भूटान की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ भूटान को भारत अपने में विलय करना चाहता है, दूसरी तरफ भूटान को चीन निगल जाना चाहता है। अगर भारत भूटान को
अपने में शामिल करने में अगर देर कर देता है तो फिर कहीं चीन हड़प लिया तो फिर देर हो जाएगी और चीन भूटान के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भारत को घेर लेगा। और इस तरह से इससे पहले कि चीन अपने नापाक मंसूबों को भूटान में अंजाम दे सके, भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और भारत को भूटान के मुद्दे के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आजादी के समय भूटान के ऊपर पंडित नेहरू ने अत्यंत दरियादिली का परिचय दिया और 1949 में एक समझौता किया जिसके अंतर्गत भूटान का डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश विभाग और रक्षा भारत अपने जिम्मे रखा। शेष मामलों में भूटान को एक संप्रभु, एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने मान्यता प्रदान कर दी, क्योंकि नेहरू भूटान को भारत में शामिल करने के खिलाफ थे। किंतु 70 साल के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। उस समय सिक्किम भी एक स्वतंत्र देश था, लेकिन भारत ने सिक्किम को एक सहयोगी राज्य के रूप में पहले मान्यता दिया और फिर सिक्किम को शामिल कर लिया गया। सिक्किम में सेना भेज करके वहां जनमत संग्रह करा करके भारत में उसको शामिल कर लिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या भूटान का विलय भी भारत में उसी प्रकार हो सकेगा जिस प्रकार सिक्किम का विलय हुआ? लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि सिक्किम में एक जन विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए भारत की सेना गई थी। भूटान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो सिक्किम की तरह भूटान भारत में शामिल हो सकता है या नहीं? अब तक भूटान भारत में शामिल क्यों नहीं हुआ? आजादी के बाद भूटान को शामिल क्यों नहीं किया गया? भूटान कब भारत में शामिल होगा? विलय भूटान का कब होगा भारत में? और भूटान के भारत में विलय के मार्ग में कौन कौन सी अड़चने हैं, क्या क्या बाधाएं हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज के विश्लेषण में देने जा रहा हूं और इस तरह से कृपया धैर्य से आप अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ भूटान के भारत में शामिल होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत और भूटान की नजदीकियां काफी बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ महीनों में भूटान के प्राइम मिनिस्टर दर्जनों बार भारत की यात्रा करते रहे हैं। एक साल में 12 बार से अधिक भूटान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई और गुरु कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भूटान भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। भूटान के प्रधानमंत्री खुलेआम स्वीकार करते हैं कि भूटान के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से भूटान ने जिस प्रकार से अपने बयान में बार बार इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने भूटान को विकसित और आधुनिक बनाया है, और इतना ही नहीं, चीन को अपना बड़ा भाई और गुरु, ये चीन प्रधानमंत्री मोदी को
भूटान के प्रधानमंत्री अपना बड़ा भाई और गुरु कहते रहे हैं अक्सर, और चीन के कई प्रलोभनों को बराबर भूटान ने ठुकराया है। चीन अक्सर साम दाम दंड भय और भेद सभी प्रकार की नीतियां अपना करके भूटान को या तो हड़पना चाहता है या कम से कम भारत से भूटान को छीनना चाहता है, भारत से भूटान को दूर करना चाहता है। लेकिन भूटान ने चीन के लाख प्रलोभन का डटकर विरोध किया है। साथ ही साथ भूटान की रक्षा का उत्तरदायित्व चूंकि भारत के ऊपर है और इस कारण से भूटान के ऊपर अब तक चीन की धमकियों का भी प्रभाव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से यह सवाल उठता है कि भारत के साथ भूटान की इतनी नजदीकी क्यों बढ़ रही है? क्या भूटान भारत में शामिल होगा? क्या भूटान भारत का 29वां राज्य बन जाएगा? और जिस प्रकार से चीन के द्वारा भारत की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां उपस्थित की जा रही है, इस परिस्थिति में क्या भारत को भूटान को अपने में शामिल कर लेना चाहिए या भूटान को अलग ही रहने देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर विचार करने के उद्देश्य से मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अवश्य आग्रह करना चाहता हूं कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके 1 मिनट या कुछ सेकंडों के परिश्रम से हम लोगों को काफी सहूलियत की प्राप्ति होगी। हम लोग के लिए आपका सब्सक्राइब करना काफी महत्वपूर्ण होगा। भारत और भूटान के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। भूटान में बौद्ध धर्म भारत से ही पहुंचा है। भारत के लोग भूटान घूमने के लिए जाते हैं। भूटान की इकोनॉमी पर्यटन पर आधारित है। पर्यटन के क्षेत्र में भी भूटान में भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी भूटान में भारत का है और घूमने के लिए भी भूटान में भारत के लोग ही जाते हैं। इससे भूटान की इकोनॉमी चलती है। भूटान की इकोनॉमी का यह एक प्रमुख साधन है। पर्यटन के अतिरिक्त भूटान एक और क्षेत्र के लिए जाना जाता है, वह है पनबिजली। तो भूटान की पनबिजली परियोजनाओं का संचालन भी भारत करता है। पनबिजली परियोजनाओं में भी भारत का काफी अधिक निवेश है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूटान भारत का एक अत्यंत निकट सहयोगी देश है। सिक्किम भी पहले भारत का एक सहयोगी देश बना था और बाद में फिर उसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद सिक्किम में काफी विकास हुआ। भारत में शामिल होने के बाद सिक्किम में काफी विकास हुआ और सिक्किम के विकास की बातों को पूरी दुनिया के लोग आज जानते हैं। भारत में शामिल होने के बाद किस प्रकार सिक्किम का विकास हुआ, यह पूरे दुनिया में एक मॉडल बन चुका है। दूसरी तरफ सिक्किम को सुरक्षा की प्राप्ति हुई। आज सिक्किम को आंख उठा करके देखने वाला चीन तक नहीं है। किंतु जब तक भूटान भारत में शामिल नहीं होता है, तब तक भूटान के ऊपर राष्ट्रीय खतरा हमेशा मंडराता रहेगा, क्योंकि चीन की कुदृष्टि भूटान के ऊपर हमेशा लगी हुई रहती है। और इस प्रकार से सिक्किम के आदर्श को अपनाते हुए भूटान अगर भारत में शामिल हो जाता है तो भूटान में विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। भारत और भूटान के बीच 1949 ईस्वी में एक संधि हुई,
जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि भूटान एक स्वतंत्र देश रहेगा, परंतु भूटान का रक्षा और विदेश विभाग भारत के पास रहेगा। उस समय नेहरू भूटान का संचार भी अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन भूटान के नेताओं के जबरदस्त जिद के बाद नेहरू ने संचार विभाग उसको देने के लिए हामी भर दी। 1979 में भूटान को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता मिली, जिसमें भारत ने काफी सपोर्ट किया। यानी भारत के सक्रिय प्रयासों से ही 1979 में भूटान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। किंतु धीरे धीरे भूटान अपने हाथ पांव फैलाने लगा। 2007 ईस्वी में भूटान ने कहा कि विदेश मामला हम खुद देखेंगे। तो भारत ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, रक्षा मैं ही देखूंगा। यानी रक्षा का मामला 2007 ईस्वी में जो इंडिया और भूटान के बीच ट्रीटी थी 1949 की, उसमें अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के माध्यम से विदेश विभाग भूटान को दे दिया गया, लेकिन डिफेंस भारत के पास ही रहा। तो इस प्रकार 1949 की जो संधि थी भारत और भूटान के बीच में, उसमें 2007 में अमेंडमेंट करके विदेशी मामला भूटान ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन भूटान का डिफेंस जो है वो अभी भी भारत के जिम्मे है। भारत भूटान को कितना अहमियत देता है इसका पता इस बात से चलता है कि 2014 ईस्वी में जब नरेंद्र मोदी पहली बार शासन में आए, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली विदेश यात्रा उन्होंने भूटान की थी। तो इससे पता चल जाता है कि भूटान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री समय समय पर भूटान की यात्रा करते रहे हैं। भारत ने लुक ईस्ट की पॉलिसी को बदल करके एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को आत्मसात कर लिया। इससे पहले भारत लुक ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर अमल करता था, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया और लुक ईस्ट की पॉलिसी को बदल करके एक्ट ईस्ट की पॉलिसी बना दी गई। और इस एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में भूटान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने पड़ोसी पहले की नीति को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया और पड़ोसी पहले की नीति में भी भूटान का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भूटान के प्रधानमंत्री कुंभ मेला में स्नान करने के लिए भी आए थे। वे बार बार भारत की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी भूटान ने भारत की खुलकर तारीफ की। दूसरी तरफ भारत ने भूटान के पंचवर्षीय योजनाओं में काफी अधिक फंडिंग की है और भारत और भूटान के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता का पता इस बात से चलता है कि भूटान के प्रधानमंत्री एक साल में 12 बार से अधिक बार भारत की यात्रा करते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं और बार बार वो भारत की सराहना करते रहते हैं। इन सभी परिस्थितियों के ऊपर अगर विचार किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूटान को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें समस्या क्या आ रही है? अब तक भूटान भारत में शामिल क्यों नहीं हुआ? तो सबसे बड़ी समस्या वहां की जनता है, जो चाहती है कि भूटान एक अलग और संप्रभु देश बना रहे। भूटान के लोगों को अपने राजा के प्रति भी प्यार है
और भूटान के लोग किस प्रकार से एक अलग देश के रूप में रहना चाहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है BBIA पहल। BBIA पहल, इसके अंतर्गत बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और भूटान, इन चारों देशों के बीच एक मोटर वाहन समझौता होना था। लेकिन इस मोटर वाहन समझौता से भूटान बाहर हो गया और इसके लिए भूटान ने पर्यावरण संबंधी चिंता व्यक्त की थी। भूटान ने कहा कि पहले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक समझौता होना चाहिए। तो इसलिए भूटान ने खुद को इस समझौते से बाहर कर लिया था। अर्थात भारत या चीन या किसी अन्य देश के साथ एकीकरण के पक्ष में भूटान दिखता नहीं है। एक और प्रमुख बाधा चीन है। भूटान के ऊपर चीन का काफी दबाव रहता है। चीन तरह तरह के प्रलोभन, दबाव, धमकी और धौंस का प्रयोग करके भूटान को किसी प्रकार या तो हड़पना चाहता है या कम से कम भूटान को भारत से अलग करना चाहता है। चीन की यह भी मंशा है कि कम से कम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट का क्षेत्र उसको प्रदान कर दिया जाए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत नाजुक मसला है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट भूटान का जो क्षेत्र है वह चीन अपनाना चाहता है ताकि भविष्य में भारत के साथ अपने नापाक मंसूबों को वो अंजाम दे सके, भारत को वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में से काट सके। भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को काटने की योजना पर चीन चल रहा है और इसके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन कॉरिडोर के ऊपर चीन की कुदृष्टि लगी हुई है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगते हुए जमीन को कम से कम भूटान से चीन प्राप्त करना चाहता है या उसको हड़पना चाहता है। तो यही कारण है कि डोकलाम के ऊपर भी चीन ने कब्जा करने का प्रयास किया। तो डोकलाम भूटान का क्षेत्र है और डोकलाम भूटान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगता हुआ है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए अत्यंत नाजुक है। तो जिसके कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर अर्थात चिकन कॉरिडोर के मामले में भारत हर हमेशा सतर्क रहता है। डोकलाम वाले क्षेत्र के लिए भूटान ने चीन को बिल्कुल मना कर दिया और तब चीन की ओर से कहा गया, धमकी का प्रयोग किया गया कि साकंग वन्यजीवी अभयारण्य जो भूटान में है वो चीन का क्षेत्र है। यानी जबरन भूटान को धमकी देने का प्रयास किया चीन ने और कहा कि साकंग वन्यजीवी अभयारण्य क्षेत्र, यह क्षेत्र दरअसल भूटान के अंदर लोकेटेड है, लेकिन चीन ने कहा कि यह मेरा है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से चीन भूटान को साम दाम दंड भय भेद की नीति से अपने कब्जे में करना चाहता है, भारत से दूर करना चाहता है। कम से कम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों को, डोकलाम इत्यादि को हड़पना चाहता है। चीन ने 2017 ईस्वी में डोकलाम में जबरन घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया।
रोड इत्यादि बनाना शुरू कर दिया। चूंकि डोकलाम भूटान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है और इस कारण डोकलाम और चीन के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ। डोकलाम की सुरक्षा भारत के पास है, इसलिए भारत ने चीन का विरोध किया और चीन ने सड़क डोकलाम में बनाया और भारत ने बुलडोजर की सहायता से उस सड़क को तोड़ दिया। तत्पश्चात भारत की सेना और चीन की सेना डोकलाम में 73 डेज 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी रही। एक बहुत खतरनाक सैन्य गतिरोध भारत और चीन के बीच उत्पन्न हो गया। भारत का कहना था कि डोकलाम भूटान का है और यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मिलता जुलता है और इस तरह से यह हमारी सुरक्षा चिंता से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन चीन का कहना था कि डोकलाम का विवाद चीन और भूटान के बीच में है और इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन भारत ने कहा कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, यानी भारत के ऊपर है और यह हमारे सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस कारण से भारत ने बुलडोजर की सहायता से डोकलाम में चीन के द्वारा बनाए गए रोड को तोड़ दिया और खतरनाक सैनिक गतिरोध उत्पन्न हो गया जो 73 दिनों तक चलता रहा। अंतोगत्वा एक समझौता के बाद भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं फिर वापस लौटी। तो डोकलाम भारत, चीन और भूटान, डोकलाम ऐसा ट्राई जंक्शन कहा जाता है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती है, इसीलिए इसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है। भारत का कहना है कि डोकलाम भूटान का है और चीनी सैनिकों की घुसपैठ से भारत के रणनीतिक हित प्रभावित होते हैं। लेकिन चीन का यह कहना था कि यह विवाद चीन और भूटान के बीच है। चीन ने भारत को भी धमकाने और डराने का अथक प्रयास किया, लेकिन आज का भारत चीन से डरने वाला नहीं है। चाहे वो डोकलाम का मुद्दा हो या गलवान का मुद्दा हो या अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो या पूर्वी लद्दाख का मुद्दा हो, भारत ने चीन का हर जगह पर काफी डट कर मुकाबला किया है और इस तरह से 73 दिनों तक सैनिक गतिरोध के बाद अंतोगत्वा जो है एक समझौते के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। भूटान के भारत में शामिल होने में ये सभी समस्याएं हैं। इस परिस्थिति में भूटान को भारत में शामिल करने के लिए वहां की जनता को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता है। डोकलाम में जिस प्रकार से चीन और भारत के बीच 73 दिनों का सैनिक गतिरोध हुआ, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि भूटान को भारत में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर भूटान में किसी प्रकार से भी चीन का प्रभाव बढ़ता है या डोकलाम या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर चीन का आधिपत्य स्थापित होता है, तो युद्ध के समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चीन का आधिपत्य स्थापित होने का खतरा बना रहेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अर्थात चिकन कॉरिडोर के ऊपर चीन कभी भी हमला कर सकता है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भारत का संपर्क कट जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि भूटान को भारत में शामिल करने में एक अन्य प्रमुख बाधा है वहां की जनता, जो एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में रहना चाहती है। तो इसके लिए भारत को वहां की जनता में भी काफी अधिक फंडिंग करना चाहिए। जिस प्रकार से भारत ने भूटान के पंचवर्षीय योजनाओं में, वहां के पर्यटन में, वहां की पनबिजली परियोजनाओं में काफी निवेश किया है, उसी प्रकार वहां की जनता में भी भारत को फंडिंग करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार की फंडिंग, जिस प्रकार की फंडिंग भारत ने म्यांमार के लोगों में की है। म्यांमार की सरकार, जिसको जुंटा सरकार कहा जाता है, तो जुंटा सरकार भले ही चीन की फेवरेट सरकार हो, चीन के पक्ष में रहती हो,
लेकिन वहां की जनता आज भारत में शामिल होना चाहती है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको म्यांमार के भारत में शामिल होने के विषय का भी मैं उल्लेख करूंगा। म्यांमार भी बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। तो इस तरह से भूटान की जनता में फंडिंग करके भूटान की जनता को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता भारत को है, तब भूटान का विलय भारत में हो पाएगा, जो कार्य अब तक पूरी तौर पर नहीं हो सका है। इस कारण से अभी तक भूटान भारत में शामिल नहीं हुआ है। अब एक प्रश्न है कि भूटान को भारत में शामिल करने से भारत को क्या फायदा होगा। तो भारत को फायदा यह होगा कि भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और पनबिजली परियोजनाओं के ऊपर आधारित है। पर्यटन में भी और पनबिजली परियोजनाओं में भी भारत ने काफी अधिक निवेश किया है। पर्यटन में भी भारत के लोग भूटान घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर भूटान भारत में शामिल हो जाता है तो इससे भारत को अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी तरफ भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत काफी अधिक फंडिंग करता रहा है, तो इस प्रकार से अलग से फंडिंग करने की आवश्यकता भारत को नहीं होगी अगर भूटान भारत में शामिल हो जाता है तो। दूसरी तरफ भूटान के भारत में शामिल हो जाने से भूटान में विकास का एक नया युग का सूत्रपात हो जाएगा और इस तरह से भूटान की राष्ट्रीय सुरक्षा की भी रक्षा हो पाएगी और भूटान में एक नए विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही साथ भूटान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज भारत का नागरिक होना संसार में एक अत्यंत प्रतिष्ठा का विषय वस्तु माना जाता है। यही कारण है कि यूक्रेन हो या यमन हो, कहीं भी दुनिया के संकटग्रस्त क्षेत्रों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी भारत का झंडा लेकर के बचने का प्रयास करते हैं। भारत से बाहर इस महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप के सभी देशों के लोग, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, बांग्लादेश के लोग हों, श्रीलंका के लोग हों, वे अपने आप को भारतीय कह करके अपनी रक्षा करने का काम करते हैं जब भी कहीं संकट होता है। तो इस तरह से भूटान के क्षेत्र, इसके अतिरिक्त भूटान के क्षेत्रों में सीधे चीन के सामने भारत आ जाएगा। अगर भूटान भारत में शामिल हो जाता है तो भूटान की सीमा के ऊपर भारत की सेना तैनात हो जाएगी और इससे भारत को चीन का मुकाबला करने में सहूलियत की प्राप्ति होगी। चीन आज काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है बॉर्डर एरियाज में, लेकिन भूटान के क्षेत्रों में उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। अगर चीन अचानक किसी परिस्थिति में भूटान को हड़प लेता है तो उस परिस्थिति में भारत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आज चीन जिस प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव में चीन ने या तो मिलिट्री बेस बना लिया है या बनाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डिफेंस एनालिसिस में इसे पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। नेवल बेसेज, मिलिट्री बेसेज की श्रृंखला का निर्माण चीन चारों तरफ, भारत के चारों तरफ कर रहा है, खास करके इंडियन ओशियन में, और इंडिया को इंडियन ओशियन में चारों तरफ से घेरने का प्रयास चीन इस समय कर रहा है। तो भूटान के भारत में शामिल हो जाने से भारत चीन का और अधिक आसानी से मुकाबला कर पाएगा। अगर भूटान भारत में शामिल हो जाता है तो भूटान में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट कर पाएगा और इस तरह से
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी वृद्धि होगी, भूटान की राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी, भूटान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो जाएगी। और इस तरह से मोदी सरकार जो इस दिशा में अत्यंत सक्रिय है, जल्द से जल्द इस दिशा में क्रियाशील होकर के भूटान को भारत में शामिल करना चाहिए, ताकि चीन की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके। क्योंकि आज चीन चारों तरफ से भारत को घेरने का कार्य कर रहा है। श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा बंदरगाह में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रखा है। मालदीव में भी उसने काफी अधिक फंडिंग कर रखा है। और इस तरह से चारों तरफ से जिस प्रकार से घेरने का प्रयास कर रहा है, नेपाल में उसने अपना अड्डा पहले से ही जमा रखा है। तो इस परिस्थिति में भारत को सजग हो जाना चाहिए, इससे पहले कि देर ना हो जाए। भूटान के ऊपर चीन के खूनी हाथ भूटान को निगल नहीं जाए, हड़पने लिए भारत को इसमें कुछ न कुछ जरूरी स्टेप उठाने चाहिए। थैंक यू।